हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी में व्याकरण पढ़ाऊंगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर, हिंदी में कहते हैं व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण हिंदी में व्याकरण, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। GRAMMAR, ग्रामर। अब देखिए, इसको जो है कि हिंदी में इसकी व्याख्या है, व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना और बोलना सीखा जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसके बाद है अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, अल्फाबेट को जो अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित भाषा में प्रयुक्त समस्त अक्षरों का समावेश होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ये अक्षर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं वावेल, VOWEL। स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं वावेल और व्यंजन को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजन को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट और स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं वावेल। वावेल देखिए, स्वर 5 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। A, E, I, O, U। A, E, I, O, U, ये तो स्वर हो गए। A, E, I, O, U, ये तो स्वर हो गए। बाकी इन शब्दों को, इन अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने अक्षर बच रहे हैं अंग्रेजी के, वह क्या हो गया? व्यंजन। वह क्या हो गया? व्यंजन है। देखिए, स्वर फिर से देख लीजिए। स्वर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वावेल, 5 प्रकार के होते हैं। A, E, I, O, U। ये जो है 5 प्रकार के क्या होते हैं? वावेल होते हैं। और बाकी जो है कि अंग्रेजी के बाकी अक्षर क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बाकी अक्षर क्या कहते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब उसके बाद देखिए, आपका आता है शब्द। शब्द। अब देखिए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन की सहायता से, स्वर और व्यंजन की सहायता से बनने वाले, स्वर और व्यंजन की सहायता से बनने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं? शब्द। स्वर और व्यंजन की सहायता से, देखिए ये स्वर है और ये व्यंजन है, इन दोनों की सहायता से जो शब्द बनते हैं, जो अक्षर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्जाम्पल। जैसे MANGO, मैंगो। आम, A + M। I + S बराबर H। ये क्या है? शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ स्पष्ट हो, ऐसे शब्द अक्षरों क्या हम कहेंगे? शब्द।
जो है। अब उसके बाद देखिए आपका आ रहा है वाक्य। आपका क्या आ रहा है? वाक्य। वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस। वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं, वाक्य अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस। SENTENSE। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। यह शब्द समूह, देखिए वाक्य की परिभाषा क्या होती है? यह शब्द समूह जिससे उनका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों के मेल से बनता है, जैसे दिस इज ए रैट, जैसे दिस इज ए रैट, ही इज ए मैन, etc, अर्थात इत्यादि। जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो वही वाक्य कहलाता है। जैसे दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है। ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है? ये तो है व्याकरण का एलिमेंट्री नॉलेज। एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, या जिसे आप कह सकते हैं आरंभिक ज्ञान या शुरुआती ज्ञान। ग्रामर का शुरुआत यही से होता है, जब बच्चे इतना कुछ जान लेते हैं तो ग्रामर उनको थोड़ा बहुत समझने में आसानी हो जाती है। अब उसके बाद देखिए पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, PART, पार्ट ऑफ, SPECH, क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, PART, पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? नाउन। नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जैसे संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु विशेष स्थान, किसी वस्तु विशेष स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्जाम्पल, जैसे मोहन, वाराणसी, श्याम, इत्यादि। यह है संज्ञा की परिभाषा। फिर से देख लीजिएगा, नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा। परिभाषा है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, वाराणसी, श्याम, कलकत्ता, लखनऊ इत्यादि। नंबर 2 है
प्रोनाउन नंबर 2 है प्रोनाउन, PRONOUN। प्रोनाउन हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वनाम। हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वनाम। देखिए सर्वनाम की परिभाषा होता है नाउन यानी संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, एक बार फिर परिभाषा देख लीजिए तो हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे। प्रोनाउन की परिभाषा देखिए, प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, इटीसी अर्थात इत्यादि। यह है सर्वनाम की परिभाषा। यह है सर्वनाम की परिभाषा। नंबर 3 आपको अब बताएंगे जो है पार्ट ऑफ स्पीच, फिर बता दे रहे हैं आपको 8 प्रकार का होता है। नंबर 3 आपको हम बताने जा रहे हैं एडजेक्टिव। नंबर 3 है एडजेक्टिव, ADJECTIV। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा क्या होती है? देखिए जो है किसी नाउन, ध्यान से सुनिएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। किसी, फिर से देखिएगा, आप सुन लीजिएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन इज ए फैट बॉय। जैसे मोहन इज ए फैट बॉय। अब इसमें देखिए मोहन, मोहन क्या हो गया? नाउन। मोहन क्या हो गया? नाउन। नाउन की जो है कि मोहन की विशेषता क्या बता रहा है? मोहन कैसा लड़का है? मोहन कैसा लड़का है, इसकी क्या विशेषता है? मोहन ये फैट या फैट में मोटा। मोहन कैसा लड़का है? मोटा लड़का है। तो ये जो नाउन या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जब प्रकट करता है तो ऐसे शब्द वाक्यों को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। अब इस उदाहरण में एग्जाम्पल में आपको मोहन इज ए फैट बॉय, मोहन की क्या विशेषता प्रकट कर रहा है? मोहन मोटा लड़का है। अगला देखिए जो है वर्ब। नंबर 4 होगा VERB। वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया। वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया। देखिए क्रिया की क्या परिभाषा है? वह शब्द जिससे किसी कार्य को करने की क्षमता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है, इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया। जैसे मोहन राइट ए लेटर। मोहन राइट ए लेटर।
जैसे मोहन राइट ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीता स्लीप इन द रूम, सीता स्लीप इन द रूम। इन वाक्यों में राइट, इन दोनों उदाहरणों में, जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल पर लिख के बता दे रहा हूं मोहन, एग्जाम्पल में लिख के बता दे रहा हूं मोहन, MOHAN। देखिए क्रिया के दोनों उदाहरण है, मोहन राइट ए लेटर, दूसरा उदाहरण है सीता स्लीप इन ए रूम, सीता स्लीप इन, ये नहीं रहे, इन द रूम रहेगा, सीता स्लीप इन द रूम। अब इन दोनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया क्या, कौन सा शब्द है इसमें। इन वाक्यों में राइट, इन दोनों पहले वाक्यों में देखिए राइट और दूसरे में क्या है, स्लीप। पहले वाक्य में राइट और दूसरे में क्या है, स्लीप। ये दोनों में वाक्यों में जो है राइट और स्लीप क्या है, क्रिया है। अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। अब अगला जो है कि पांचवा पॉइंट होगा एडवर्ब, पांचवा पॉइंट होगा एडवर्ब। नंबर 5 होगा एडवर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए पांचवा पॉइंट है एडवर्ब, ये हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब की परिभाषा देखिए, एडवर्ब वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव या वाक्य के किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, उसे हम अंग्रेजी में एडवर्ब और हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन रन्स फास्ट, मोहन मोहन रन्स फास्ट। अब इस वाक्य में देखिए मोहन की विशेषता क्या प्रकट हो रही है, मोहन रन्स फास्ट। मोहन क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है। रन्स क्या है, उसकी विशेषता है, रन्स क्या है, उसकी विशेषता है। अगला पॉइंट है, छठवां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन छठवां पॉइंट है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। अब प्रीपोजिशन की परिभाषा देखिए, जो है जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन, फिर से सुन लीजिए, जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपने संबंध को स्पष्ट करता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक वाक्य यानी प्रीपोजिशन वाक्य कहते हैं। जैसे है द बुक इज ऑन द टेबल,
जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इन वाक्य में ऑन, इन वाक्य में ऑन क्या है? ऑन, कोयल। जो एग्जाम्पल हमने दिया है, उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहाँ ऑन द्वारा बुक और टेबल का संबंध स्थापित कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑन द्वारा बुक और टेबल का संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? संबंध सूचक शब्द। इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? संबंध सूचक शब्द। अगला पॉइंट मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जो है पॉइंट होगा 7। पॉइंट होगा 7 जो है कंजक्शन। कंजक्शन, संयोजक शब्द। कंजक्शन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? संयोजक शब्द। कंजक्शन को हम कहेंगे संयोजक शब्द। संयोजक शब्द का मतलब जो है दो शब्दों को या दो अक्षरों को मिलाना संयोजक शब्द कहलाता है। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, आपको पहले परिभाषा बता दूं स्पष्ट रूप से। वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को मिलाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, संयोजक शब्द। हिंदी में कहते हैं संयोजक शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन। फिर से एक बार सुन लीजिए परिभाषा। वह शब्द जो दो वाक्यों को मिलाता है, ऐसे वाक्य को हम जो है कंजक्शन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयोजक शब्द। जैसे हरि एंड गोपाल केम हियर, जैसे हरि एंड गोपाल केम हियर, जैसे हरि एंड गोपाल केम हियर। यहां पर देखिए संयोजक शब्द कौन सा हो रहा है? कंजक्शन कौन सा है? एंड। मिलाने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। हरि और गोपाल को मिलाने का काम कौन कर रहा है? एंड, और कर रहा है। एंड मीन्स होता है और। इसलिए इस वाक्य में एंड जो है क्या होगा? कंजक्शन होगा। एंड क्या क्या? एंड क्या होगा? कंजक्शन होगा। अब अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इंट्रोजक्शन। 8वां पॉइंट होगा इंट्रो, IN। इंट्रोजक्शन। इंट्रोजक्शन का मतलब होता है विस्मया। इंट्रोजक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक शब्द। देखिए
विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो है उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, जैसे कभी कभी आपको एकाएक कोई सूचना मिलती है किसी अप्रिय घटना की या किसी प्रिय घटना की या किसी खुशी की या कोई दुख का सूचना मिलता है, ऐसी जो है कि घटनाओं, ऐसे सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? इंट्रोजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे आपको अभी मालूम हो जाए कि आपका भाई जो है बीएससी में फर्स्ट क्लास पास हुआ है, एकाएक आपको तत्काल सूचना मिले, जानकारी मिले, आप बहुत खुश होंगे कि मेरा भाई जो है बीएससी में प्रथम स्थान पाया है। ऐसे सूचनाओं को क्या कहेंगे? इंट्रोजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। स्पष्ट रूप से मैं परिभाषा इसका स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इंट्रोजेक्शन का जो है वह शब्द जो हर्ष, विषाद, आश्चर्य आदि हृदय की भावनाओं को प्रकट करता है, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? इंट्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अब देखिए सेंटेंस। अब मैं हैंडीकैप को छोड़ दे रहा हूं। अभी तो आपको मैं पार्ट ऑफ स्पीच और एलिमेंट्री व्याकरण, अभी मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच और एलिमेंट्री व्याकरण के विषय में आपको बताया। एलिमेंट्री व्याकरण का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, व्याकरण का शुरुआती ज्ञान को अंग्रेजी में हम कहते हैं एलिमेंट्री ग्रामर, एलिमेंट्री नॉलेज, व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान। और उसके बाद हमने पढ़ाया है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको स्पष्ट बता दिया। उसके बाद अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे? सेंटेंस। वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। मैं आपको इस सेंटेंस की परिभाषा बता देना चाहता हूं, जो है थोड़े से रूप, शॉर्ट रूप में। शब्दों का ऐसा शब्द समूह होता है। सेंटेंस जो है, फिर सुन लीजिए, सेंटेंस जिसे कहते हैं वाक्य, शब्दों का ऐसा शब्द समूह होता है जिससे उनका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे वाक्यों को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक। देखिए इस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो रहा है कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। ऐसे वाक्य को हम सेंटेंस कहेंगे जिसका पूरा का पूरा भाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो रहा हो। ऐसे वाक्य को हम कहेंगे सेंटेंस। सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे हम आपको कल बताएंगे, जो है नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों सेंटेंस जो है हम कल आपको बताएंगे। इसी के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद।